हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और रियल वेट और एपरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातों को नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद रियल वेट एंड एपरेंट वेट। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों? ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज an equal and opposite reaction. अब सवाल ये आता है कि यहां पे एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। जैसे आपको किसी ने डांट दिया तो आप रोने लगे, तो डांटना इज द एक्शन और आपका रोना इज द रिएक्शन। उल्टा भी हो सकता है, कोई आपको डांट दिया आप हंसने लगे, तो डांटना इज द एक्शन एंड हंसना इज द रिएक्शन। यहां पर एक्शन और रिएक्शन जो है वो फोर्सेस है। ये भी एक फोर्स है, एक्शन भी एक फोर्स होता है और रिएक्शन भी एक फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? एक्शन और रिएक्शन, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, तो एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस होते हैं। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वॉल यानी कि दीवार है और एक बॉल यहां पे मूव कर रहा है और ये बॉल दीवार पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो ये जो बॉल है, ये बॉल इस दीवार पर एक फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन वॉल बाय द बॉल, फोर्स ऑन वॉल बाय द बॉल इज द क्या है? वो है एक्शन। फोर्स ऑन वॉल, इस दीवार पर जो फोर्स लग रहा है इस बॉल के कारण, वो है एक्शन। फोर्स ऑन बॉल बाय द वॉल। अब बॉल पर जो फोर्स लग रहा है, मतलब जब इसमें आके टकराएगा तो ऑब्वियसली है कि दीवार भी एक फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स है जो वॉल लगा रहा है बॉल पर, रिटर्न कर रहा है, दैट इज द रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस है, दोनों ही फोर्स है और दोनों का डायरेक्शन कैसा हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। तो एक्शन जो फोर्स है और रिएक्शन जो फोर्स है, दोनों फोर्सेस कैसा होगा? इक्वल होगा। किस चीज में इक्वल होगा? यहां लिखा हुआ इक्वल होगा। इक्वल इन व्हाट? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल तो होगा, बट किस चीज में इक्वल होगा? इन मैग्नीट्यूड वो इक्वल होगा। और ऑपोजिट हो रहा है, किस चीज में ऑपोजिट हो रहा है? डायरेक्शन में ऑपोजिट हो रहा है। एक्शन का डायरेक्शन देखिए, वो दीवार की तरफ है। रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखिए, वो बॉल की तरफ है, मतलब दीवार से दूर है। सो एक्शन और रिएक्शन जो दोनों फोर्सेस है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन विल बी ऑलवेज ऑपोजिट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग लिखते हैं
ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। मतलब क्या हुआ, ए बी, ए जो फोर्स बी पे लगा रहा है, बी जो फोर्स ए पे लगा रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट वाई माइनस, बिकॉज डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा। तो ये है बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि वाई एक्शन एंड रिएक्शन forces never cancel each other। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करता है? हालांकि दोनों का, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्सेस लग रहा है, एक 5 न्यूटन लेफ्ट की तरफ और दूसरा 5 न्यूटन राइट की तरफ, तो इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरा को। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरा को कैंसिल क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का कहानी को फिर समझिए। एक्शन जो फोर्स था यहां पर इस एग्जाम्पल में, एक्शन फोर्स किस पे लगा, किस पे लगा, लगा वॉल पे, वॉल पर ना लगा। रिएक्शन फोर्स किस पे लगा, रिएक्शन फोर्स लगा बॉल पे। क्या दोनों फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या वो सेम बॉडी पे लग रहा है? नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे या सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है, जैसा कि यहां पे हो रहा था। इसीलिए ये दोनों एक दूसरा को कैंसिल नहीं करता है। सो वाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर कैंसिल ईच अदर, बिकॉज they act on two different objects। इसीलिए एक दूसरा को कैंसिल नहीं करता है। दो फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ऑपोजिट डायरेक्शन का है, तो वो कैंसिल करेगा एक दूसरा को, बट कब करेगा? जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। यहां पर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, इसीलिए कैंसिल नहीं करता है। आई होप कि आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्लैरिटी आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रियल वेट और एपरेंट वेट के बारे में। पहले हम लोग ये जान लेते हैं बच्चों कि ये वेट क्या होता है। व्हाट इज वेट? वेट क्या है? तो वेट बेसिकली एक फोर्स है। वेट इज अ फोर्स। अब ये वेट अगर एक फोर्स है तो ये फोर्स कौन लगा रहा है और किस पे लगा रहा है? सो वेट क्या होता है? फोर्स applied by earth on any object present on earth, present on earth। ठीक है, अर्थ पे मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स लगाता है, जिसको आप लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, वही वेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं कि 10 kg है। तो अर्थ पे ये टिका हुआ क्यों है? बिकॉज अर्थ अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट, W। इसका फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी इसका फॉर्मूला होता है, m इंटू जी। वहां पे g क्या हो गया? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू
gravity, and what is m? m is the mass, m is the mass, ठीक है। सो वेट का फॉर्मूला हो गया m इंटू जी। आप जानते हैं कि g का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी कैलकुलेशन पर्पस के लिए 10 भी लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। सो वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स है जो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे मौजूद है। क्लियर। अब एपरेंट वेट और रियल वेट का क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो कंसिडर एन एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब क्या होता है, एलिगेटर मत लिख दीजिएगा, एलिगेटर मतलब तो क्रोकोडाइल का एक प्रजाति है ना। एलिवेटर का मतलब हो गया लिफ्ट, को हम लोग एलिवेटर भी कहते हैं। तो कंसिडर एन एलिवेटर इन मोशन। एक एलिवेटर मतलब लिफ्ट जो है वो मोशन में है। पहले हम लोग मानते हैं डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन विथ एक्सेलरेशन ए। तो ये है हमारा कंडीशन। एक एलिवेटर या लिफ्ट है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक एलिवेटर है जो कि नीचे मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अब यहां पर एक वेइंग मशीन है जो वेट को मेजर करेगा, और इस पर एक इंसान खड़ा है इस लिफ्ट के अंदर, ठीक है। इसका मास मान लिए कि m है। क्लियर। अब ये जो आदमी है इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, तो इसमें एक और फोर्स के बारे में हम लोग को जानकारी करना होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पर जब कोई दो सरफेस कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट फोर्स लगता है। तो जैसे ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगा विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एक सरफेस है, उस पर एक दूसरा सरफेस, दूसरा बॉडी रखा हुआ है। तो जैसे अगर कोई बोलेगा कि ये मान लीजिए टेबल है, ठीक है, ये जो है टेबल है और ये एक ब्लॉक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का हम डायरेक्शन दिखाए हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है ब्लॉक पर। अगर कोई पूछेगा कि ब्लॉक टेबल पर कितना लगाएगा उतना ही लगाएगा, लेकिन नीचे की तरफ लगाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टेबल ब्लॉक पर जितना फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक भी टेबल पर उतना ही फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि सरफेस अगर ऐसे है, इस पर अगर ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक पर ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो सरफेस जो कांटेक्ट में है उस पर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए सरफेस ऐसे है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक ऐसे लगेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, और उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कौन लगा रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, ये सरफेस ब्लॉक पर, सरफेस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। क्लियर। तो चलिए अब इस लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं, ठीक है। तो इस लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक लिफ्ट ले लिए हम लोग, और इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन भी है और इसमें एक इंसान भी है जो इस वेइंग मशीन में खड़ा है। इसका मास हो गया m, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब अगर इस आदमी में बात करें, अच्छा एक चीज़ और, ये जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन एक फोर्स लगाएगा इस आदमी पर। जैसे ये आदमी हो गया, ये मैन हो गया, तो इस मैन पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो अर्थ इस मैन को अपने तरफ पुल कर रहा होगा, जिसको हम लोग वेट कह रहे हैं, दैट इज mg, ये इसका एक्चुअल वेट है mg। लेकिन वो जिस सरफेस पर खड़ा है, मतलब इस वेइंग मशीन पे,
एक वेइंग मशीन भी कांटेक्ट फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन N। अब वेइंग मशीन को उस आदमी को अपने ऊपर संभाल के रखने के लिए, वेइंग मशीन को उस आदमी को अपने ऊपर संभाल के रखने के लिए एक फोर्स जो लगाना पड़ रहा है, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू आएगा बच्चों, वही वेइंग मशीन का रीडिंग होगा, मतलब वही आपका वेट होगा। ठीक है, तो ये N का जो वैल्यू होगा दैट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, या वही आपका वेट कहलाएगा। करेक्ट। अब देखिए, अगर ये इस आदमी पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, N ऊपर की तरफ लग रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ जो वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है, तो नीचे की तरफ जो वेक्टर होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो N हमारा पॉजिटिव हो गया, माइनस mg हमारा नेगेटिव हो गया, तो हमारा नेट फोर्स कितना आ गया, N माइनस mg। दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स हो गया आदमी पर N माइनस mg। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन साहब ने बताया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मास कांस्टेंट है तो इस केस में तो ऑब्वियसली है कि मास कांस्टेंट है, आदमी का मास तो वेरी नहीं कर रहा है। सो N माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, बट एक्सेलरेशन इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी। किधर है एक्सेलरेशन, लिफ्ट का किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो आदमी का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा, सो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, सो इट इज माइनस ma। सो N का वैल्यू क्या आ जाएगा, N इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। नाउ जो N का वैल्यू आएगा वही हमारा वेइंग मशीन का रीडिंग होगा। अगर मान लेते हैं कि आदमी और लिफ्ट स्टेशनरी रहता, अगर ये मूव नहीं कर रहा था, तो मूव नहीं कर रहा था तो N और mg इक्वल आ जाता, बिकॉज N माइनस mg इक्वल टू 0 हो जाता, और N इक्वल टू क्या आ जाता, mg आ जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन हो नहीं रहा था, लिफ्ट रुका हुआ था। और या तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि उस पर्सन का जिसका मास m है उसका एक्चुअल वेट क्या है, mg है, बट रीडिंग कितना आ रहा है, mg माइनस ma, मतलब एक्चुअल वेट से थोड़ा कम वैल्यू आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द एपरेंट वेट। ये क्या हो गया, एपरेंट वेट हो गया। सो एपरेंट वेट यहां पर एक्चुअल वेट से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है बच्चों, कम आ रहा है। तो लिफ्ट जब नीचे जा रहा है तो आपको हल्का महसूस होगा, आप हल्के हो नहीं जाएंगे, आपको लगेगा कि आप हल्का। जब तारा माचिस में आप बैठते हैं, वो तारा माचिस जब नीचे आता है, या कोई भी ऐसा चीज जहां से आप अचानक नीचे आते हैं, तो आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा सा कम हो गया, आपको हल्का महसूस होता है। क्यों, क्योंकि आपका एपरेंट वेट आपके एक्चुअल वेट से कम हो रहा है। यहाँ पे यही लिफ्ट अगर ऊपर जाता, सेकेंड केस में अगर यही लिफ्ट आपका ऊपर जाता, वेइंग मशीन है, आदमी भी इसके अंदर है, और ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन है A और ये ऊपर जा रहा है, तब क्या होगा, तब फिर से नेट फोर्स मैन पर क्या लगेगा, मैन पर नेट फोर्स क्या लगेगा, वेइंग मशीन एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और अर्थ इसको अपने तरफ पुल करेगा, दैट इज mg। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, N माइनस mg, दिस इज द नेट फोर्स। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखना है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, सो इट इज माइनस ma नहीं होगा, प्लस ma हो जाएगा, बिकॉज अभी इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा mg प्लस ma। तो ये आप देखिए एक्चुअल वेट से एपरेंट वेट ज्यादा आ रहा है, तो जब वो लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा लगेगा कि भारी हो रहे हैं, थोड़ा सा एपरेंट वेट ज्यादा आ रहा है। अब मान लीजिए कि लिफ्ट चाहे मान लीजिए ऊपर ही जा रहा है या नीचे ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब क्या होगा, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन तो 0 हो जाता है, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो n माइनस mg कितना लिखेंगे हम लोग, n माइनस mg उस समय 0 हो जाएगा, एंड n इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। मतलब उस समय जो रीडिंग होगा वही आपका एक्चुअल वेट होगा, ठीक है। और एक कंडीशन मान लेते हैं कि अगर फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल,
फ्री फॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए लिफ्ट है या आप एक रस्सी, एक पत्थर को एक रस्सी से बांध दिए और धीरे धीरे पत्थर को नीचे छोड़ रहे हैं, तो जो रस्सी है वो क्या उस पत्थर पर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। या आप सोचिए आपके पास एक लटाई है, लटाई में एक पत्थर या कोई चीज बांध दिया, धीरे धीरे लटाई को लूज कर रहे हैं तो वो पत्थर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन वो रस्सी भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वहां पर वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जा रहा, मतलब उसमें सिर्फ ग्रेविटी नहीं लग रहा है, उस पर ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, तो वो फ्री फॉल नहीं हुआ। लेकिन अगर वो रस्सी टूट जाए तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो वो फ्री फॉल कहलाएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है और उसमें सिर्फ ग्रेविटी एकमात्र फोर्स लगता है तब उसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो अगर फ्री फॉल होता है तो उस समय एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर हो जाता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, ऑब्वियसली उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी। तो उस समय हमारा लिफ्ट में अगर हम लोग हैं तो n माइनस एम जी इक्वल टू नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस एम ए मतलब माइनस एम जी हो जाएगा, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब आपका वेट उस समय 0 हो जाएगा, मतलब वेइंग मशीन जो है वो 0 रीडिंग दिखाएगा और आपका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। जब हम लोग बोलते हैं स्पेस में जाने से वेटलेसनेस फील होता है, दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मतलब आपका लिफ्ट का जो मैकेनिज्म है, चेन वगैरह बेल्ट वगैरह लगा हुआ था वो अचानक टूट गया तो लिफ्ट डायरेक्ट नीचे गिरने लगा, तो आपका एक्सेलरेशन, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया, और उस समय जो वेइंग मशीन के ऊपर खड़े रहिएगा उसका कांटा 0 पे दिखाएगा, मतलब 0 रीडिंग दिखाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रियल वेट, एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ पे आया कि एवरी एक्शन इज इक्वल ऑन ऑपोजिट रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आया, वेट आया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स भी आपके बुक में है, तो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स आप बनाइए, या इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए कि एक मंकी है ऊपर चढ़ रहा है तो मंकी रस्सी को नीचे टान रहा है, रस्सी उसको ऊपर टानेगा, उसमें टेंशन का कहानी आता है, बट कॉन्सेप्ट मोटा मोटी वही है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करें। न्यूमेरिकल्स को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।